हाँ, जैसे आपने बताया कि आपको टीवी पे देखा तो उनको लगा कि ठीक कर रहा है। मतलब पेरेंट का जो डर है वो यही है मेनली कि बच्चा अच्छा करे। मुझे लगता है इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, दुनिया का हर पेरेंट और दुनिया का हर टीचर। उनसे ज्यादा दुनिया में कोई रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। आप करते रहो वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन अगर आपके एम बड़े हैं तो फिर तो ज्यादा काम करना ही पड़ेगा। जो कंपनी का ऑनर है वो ज्यादा काम कर रहा है डजंट मीन को ज्यादा फायदा हो रहा है। वो तो बेचारे जो एंटरप्रेन्योर है वो तो तनख्वाह देने में, ऑफिस सजाने में, ऑफिस का बेस बनाने में, उसको चलाने में उसके सारे पैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल वो अपने ऊपर तो खर्चा कर ही नहीं पाता है। राइट तो हर आदमी मेरे संघर्ष की बात तो सुनना चाहता है, जी, पर खुद संघर्ष नहीं करना चाहता। अच्छा, होल ब्रेन थिंकिंग क्या है एग्जैक्टली? सो होल ब्रेन थिंकिंग के माध्यम से वी टेल यू हाउ यू कैन डेवलप योर होल ब्रेन सो दैट यू यूज ऑल पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, ऑल क्वाड्रेंट्स ऑफ योर ब्रेन टू लर्न इफेक्टिवली, टू टीच इफेक्टिवली, टू अंडरस्टैंड इफेक्टिवली एंड टू मेक बेटर डिसीजन इन योर लाइफ। आपने ये भी मेंशन किया था कि आपने इन्हीं प्रोफाइलिंग से जैसे बहुत सारे डिवोर्सेस बचाए हैं। जब मैं डिवोर्सेस के पे काम किया मैंने, तो बहुत छोटी छोटी बातों का डिफरेंस था। वेलकम टू माइंड मिंगल पॉडकास्ट सर। आई एम सो हैप्पी दैट यू केम एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। सेम हियर सर। सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी इनिशियल जर्नी से। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपकी साइड से कि कैसे इनिशियल लाइफ आपकी रही। और आपने मुझसे शेयर किया था कि यू स्टार्टेड, यू वर पार्ट ऑफ योर फैमिली बिजनेस एंड देन यू लेफ्ट एंड देन यू स्टार्टेड वाओ फैक्टर। तो वो छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और फिर हम बात करेंगे और ज़्यादा ब्रेन के बारे में। तो ऐसा है सर कि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम वो करते हैं उसकी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती है। बिल्कुल, क्योंकि मालूम ही नहीं होता करना क्या है। और शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि मैं बिरला स्कूल पिलानी पढ़ता था, और क्लास 10th में दोस्तों से पूछा क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, दोस्तों का अकाउंट ले लेना। क्यों? बोले बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो बड़ा खुश हुआ कि कम पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा सा नहीं था। खैर उसके बाद में पिलानी से बॉम्बे आया, बॉम्बे की पढ़ाई करी, बीकॉम किया मैंने। उसके बाद में मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन करा। तो जीवन के 16 साल मैंने उनकी मल्टीपल फैक्ट्री संभाली, उनके साथ रहा। 2006 में उनसे मैंने कहा जी मैं किस चीज़ का बिजनेस था ये? वी आर इनटू ऑयल मिल, ऑयल रिफाइनरीज है, जिनिंग है, प्रेसिंग है, दाल मिल है, कई सारा। माय फादर इज नोन इंडस्ट्रियलिस्ट इन महाराष्ट्र। सो पर मैंने कहा जी मेरा इसमें जी घुट रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता। तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो बोले फिर तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, और मुझे घर से निकाल दिया गया। तो 10th October 2006 I left my home and came to Delhi in an unreserved compartment of सचखंड एक्सप्रेस, और मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आके रुका। और 3 रात में रेलवे स्टेशन पे सोया, और चौथे दिन मुझे 10,000 रुपए की एयरपोर्ट पे नौकरी मिली। और वहां से मैंने अपना सफर जो है दोबारा से अपनी लाइफ का शुरू करा कि मुझे कुछ सोशल एंगेजमेंट का काम करना है। तो मेरा तो कोई पढ़ाने का बैकग्राउंड नहीं था, शॉर्ट फाइनेंस क्या होता है जिंदगी में पता नहीं था। अच्छे घर में पैदा हुआ, अच्छा पढ़ा, बाबूजी का बहुत नाम था, और गोयंका का टैग था। तो किसने मुझे सीरियसली नहीं लिया, उनको लगता शायद मैं मजाक कर रहा हूं। तो जब मैं एयरपोर्ट पे नौकरी करता था तो मैं किसी को गोयंका नहीं बोलता था, शंकर ही बोलता था। और वहां से करते करते फिर मैंने पढ़ाने का कोशिश करी, मैंने अपनी कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, और फिर मैं अलग अलग स्कूल्स में जाके मैं ब्रेन के ऊपर पढ़ाने लगा कि आपकी सोच कैसे होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि वी ऑल बिहेव डिफरेंटली। व्हाई? बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली। करेक्ट। एंड व्हाई वी थिंक डिफरेंटली? बिकॉज वी आर ऑल वायर्ड डिफरेंटली। हम सबके ब्रेन की वायरिंग अलग अलग है। तो जब हम पैदा होते हैं तब कुछ और होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। So that's how I started working on this. And I had my mentor Dr. Kubus Niting, who is based out of South Africa. उनके अंडर में मैंने कोचिंग ली, गाइडिंग ली। He's a Nobel laureate, right? हाँ, and he is a very known personality, very a great human being. और मैं उनसे जब मिलता हूँ तो यही मैं कहता हूँ कि हमारा जो शास्त्र है उसमें 2 तरह के रिलेशनशिप हैं, एक कर्म के, एक धर्म के।
तो जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मेरे धर्म के पिता है, और जिनके साथ मैं बड़ा हुआ वो मेरे कर्म के पिता हैं. सो डॉक्टर क्यूबिस मेरे बहुत ही, उनकी मैं सम्मान करता हूँ. तो तब से जो है सर पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ. और मैंने जीवन में एक बात और सीखी कि गरीबी की बात करना, गरीबी को किताबों में पढ़ना जी, और गरीबी जीना, yes. ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. Absolutely. तो जब मैं उस दौर से गुजरा तब मुझे पता लगा कि गरीबी के मायने क्या होते. तो एक तब 100 रुपए लेके घर से निकला था. निजामुद्दीन आते आते खाली 80 रुपए मेरी जेब में बच गए थे. एंड दैट इज हाउ द होल करियर स्टार्टेड ऑफ माई लाइफ. आई वर्कड इन अ रेस्टोरेंट टू हैव माई फूड इन द इवनिंग, एंड बट दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी इन माई लाइफ. दो चीज इसमें मुझे लगा कि एक तो वार्निंग होगी कि निकल जाओ घर से अगर काम नहीं करना है तो, है ना, बट सच में जाना पड़ गया आपको. सो हाउ डिड दैट वार्निंग रियली मतलब ये था कि मेरे पिता के बीच बहुत बेहतरीन संबंध है. जी जी. और क्या था कि मेरे बड़े भाई में और मेरे में 12 साल का फर्क है. मैं अपने घर में 12 साल बाद पैदा हुआ, दूसरे नंबर का लड़का हूं. और मेरे पिता का ये कहना था कि जो कुछ हुआ मेरे होने के बाद हुआ, मतलब नहीं जैसे मानते. जी जी. तो उनको लगा कि सब तेरे लिए किया है, तू छोड़ के क्या जाएगा. सो यू नो, मे बी आउट ऑफ हिज एंगर, आउट ऑफ हिज जो भी उनको लगा. और पता नहीं मेरे भी जहन में क्यों आया, क्योंकि तब मैं 39 साल का था. 39 साल की उम्र में, 39 ईयर की एज में लोग नौकरी नहीं बदलते. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने तो बिल्कुल हीरो से जीरो का सफर शुरू किया, स्टार्ट किया. सो इट वाज वेरी टफ, बट आई एम वेरी हैप्पी टुडे. एंड आफ्टर 18 months माय फादर डिडंट टॉक टू मी फॉर 18 गुड मंथ्स. एंड 18 महीने बाद जब मैं उनसे मिला तो मेरी, चूंकि पिता पुत्र के जब झगड़ा होता है तो माँ ही पीसती है बीच में. तो माई मदर मेड सच अरेंजमेंट कि हम दोनों की मुलाकात हुई दोबारा इन द वे कि मेरी मदर ने मेरे फादर को कहा कि शंकर तुमसे बात करना चाहता है, और मेरे को कहा कि तेरे फादर तेरे से बात करना चाहते हैं. दैट इज हाउ वी मेट टुगेदर. एंड तो मेरे फादर को मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों, तो बोले मुझे तेरी चिंता नहीं थी. कि बात बहुत आसान है बेटा, मैं सब इतना कर करके इतनी मेहनत से आज सब यहाँ लाया हूं, और तूने कहा कि मैं बाहर जाके पढ़ाऊंगा, तो टीचिंग इज नॉट इजी. और हमारे जो मारवाड़ी कम्युनिटी है इसके अंदर पहले कोई बहुत पढ़ाई का बहुत ये नहीं था. तो हमारे तो पढ़ लिए, डिग्री हो गई, डिग्री होने के बाद पिता का काम संभालना है. एक स्टैंडर्ड, हमारा एक स्टैंडर्ड एसओपी बनी हुई. जी जी. एंड आई केम आउट ऑफ द लीग फॉर दिस. But then once he saw me on TV and he says, no, you're doing a meaningful job. And that's how the whole thing started with me. पर मैं आपके माध्यम से यूथ को एक बात बोलना चाहता हूं कि हर आदमी जब मेरी बात सुनता है वो कहता है जी आपने बहुत संघर्ष किया. तो हर आदमी मेरे संघर्ष की बात तो सुनना चाहता है जी, पर खुद संघर्ष नहीं करना चाहता. So मुझे लगता है लाइफ इज नॉट इजी, एंड आई हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ माय लाइफ. And I feel you don't get everything on platter. You don't get anything easy. You really need to work very hard. Even at my age today, I'm 57, and even today I work 14 to 16 hours. I have no choice. I have to reach so much, and you have to prepare yourself. And life is, you need to reinvent everything again and again. और मैंने ये भी देखा है कि किसी भी यूथ को यदि शुरुआती दौर में बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है तो वो चला भी जाता है फिर. तो मैंने देखा है कि पैसा जाना ना तो अलग बात है, मैंने देखा कि दे ऑल्सो बिकम लेस रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मनी, लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स पेरेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी. उनको लगता है पैसा कमाना हमारे लिए बहुत आसान है. तो मुझे लगता है कि काम कोई भी करें आप, उसको मेहनत से करें, शिद्दत से करें. और इजी अर्निंग मुझे लगता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. आप चढ़ते भी बहुत जल्दी है तो आप उतरते भी बहुत जल्दी. सो आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू बुक कॉल्ड हाउ टू हैंडल सक्सेस एंड हाउ टू हैंडल फेल्योर. वेरी नाइस. मैंने देखा है जीवन में बहुत लोग सक्सेस भी नहीं, दोनों ही हैंडल करना डिफिकल्ट, दोनों हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है. और मुझे लगता है कि हैंडलिंग सक्सेस इज अ बिगर चैलेंज देन हैंडलिंग फेल्योर. सो लाइफ, वापस थोड़ा सा आपको पर्सनल लाइफ पे ले जाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बात होती है एक फादर सन रिलेशनशिप के बीच में ना, और वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये.
कि एक डिस्प्यूट हुआ, पापा गुस्सा हो गए, फिर आप चले गए, आपने फिर स्टार्ट किया, बट देन वो पैचअप, तो जब जब वापस देखा, जैसे आपने बताया कि आपको टीवी पे देखा तो उनको लगा कि ठीक कर रहा है, मतलब पेरेंट का जो डर है वो यही है मेनली कि बच्चा अच्छा करे, मतलब ये नहीं होता कि मेरा ही बिजनेस करे या पर्टिकुलरली डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, दे आर फियरफुल, दे आर अफ्रेड कि भाई मेरा बच्चा अच्छा करे। जब उन्होंने देखा कि ही इज डूइंग गुड और फिर उनको प्राउड फील हुआ, तो वो फीलिंग कैसी थी, मतलब डू यू लाइक? नहीं, उनको ये तो लगा मैं काम कर रहा हूँ, जी जी। पर उनको ये पता था कि मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो ही वॉज ऑलवेज वरीड फॉर मी। हाँ, ये बहुत मैटर करता है। हाँ, क्योंकि घर में सब कुछ अच्छा हो फिर बच्चा क्यों स्ट्रगल करे। बिल्कुल। हाँ। तो मैं चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं अनरिजर्व कंपार्टमेंट में जाता था, नॉन एसी में जाता था। वो मुझे बड़ी चिंता करते थे, और जब नांदेड़ आता था तो मैं क्या करता था, नॉन एसी से उतरता एसी के डब्बे से था, ताकि अगर कोई देखे तो उनको महसूस हो कि हाँ, मैं वहां से आ रहा हूँ। हाँ। और जब मैं वापस आता था तो हमारे यहाँ से दो तरीके थे आने के नांदेड़ से, एक तो सचखंड एक्सप्रेस से और एक नागपुर से। तो चूंकि तो मैं उनसे कहता था नहीं, इस बार ट्रेन ना मेरी नागपुर से जाए, क्योंकि मैं नागपुर से क्योंकि यदि मैं वहां से चढ़ता तो उनको पता लग जाता मैं नॉन एसी में जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बस से जो है नागपुर आता था, और फिर नागपुर से जो है मैं एक नॉन एसी में बैठ के मैं दिल्ली आता था, ताकि उनको नहीं महसूस हो। वाह। And that is so You're it was trying to make something sure कि हाँ ठीक है, उन्हें लगे कि सब कुछ ठीक है। so it at was least, something very good, and if I look back what has happened, so कई बार मन में ये भी लगता है कि यार ऐसा मैंने क्यों किया, शायद उसकी जरूरत नहीं थी, या बट ठीक है, यू टेक अ कॉल। और होने के बाद तो मैं आपके माध्यम से यूथ को ये भी बोलना चाहता हूं कि योर पेरेंट्स आर योर ग्रेटेस्ट वेल विशर। एब्सोल्युटली। उनकी आप उतनी ही रिस्पेक्ट करिए, उनसे ज्यादा दुनिया में कोई रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते। मुझे लगता है इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, दुनिया का हर पेरेंट और दुनिया का हर टीचर। बाकी दुनिया में सब लोग कहेंगे बेटा आगे बढ़, अंदर से कहेंगे मुझसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेरेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे आपको? मैं बताता हूँ, आई हैव 2 यंग चिल्ड्रन, और चूंकि मैं पेरेंटिंग पे काफी वर्कशॉप करता हूँ, पेरेंटिंग पे काम करता हूँ, और बहुत लोगों से मुलाकात होती है, तो दुनिया का कोई पेरेंट, यदि मैं आपकी एज में जाऊं और भी जितने आपके एज के बच्चे हैं, यदि आप अपने पेरेंट्स से, अब आप स्टैब्लिश भी होंगे, काम भी अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कमा भी रहे होंगे, पर बिलीव मी सर, कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि हमारा घर, हमारा पेट अपने बच्चों के पैसों से चले। तो पेरेंट को आपके पैसे नहीं चाहिए, पेरेंट को खाली ये चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे पूछे कि पापा आप कैसे हो। इन एवरी सेशन ऑफ माइंड व्हेन आई टॉक टू चिल्ड्रन, और नॉट चिल्ड्रन, इवन टू द लार्ज पीपल जो अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, जो उनसे मिलता हूं मैं, तो मैं उनसे सेशन में यही कहता हूं कि यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो एक ही काम करना कि मेरे सेशन के बाद बाहर निकलना और अपने पापा मम्मी को फोन करके ये पूछना कि आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से। एंड देन पीपल कम बैक टू मी, दे सेड सर फर्स्ट टाइम हमने मम्मी पापा से एक अलग आवाज सुनी। सो आई फील इट इज should I give you water, sir? Yeah, but see, because चलो, आई एम see सॉरी। you're no, it's okay, sir. So I want to do a new serial called My Father is Better Than Me. Which shows कि ये सारा करके then again realizing the same thing ना, कि पेरेंट्स, हमें उस एज में लग रहा होता है जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, जो रिबेल आ जाता है थोड़ा सा ना मन में, मतलब शायद हर किसी ने, और स्पेशली मेरे ख्याल से फादर सन का रिलेशनशिप मेनली ऐसा होता है, सबसे सेंसिटिव हो जाता है, बहुत सेंसिटिव। इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो फादर सन के रिलेशनशिप की है। हाँ, और बहुत प्यार है दोनों में बहुत प्यार है, मतलब, और ये कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, और कभी आपस में बात नहीं करेंगे, और हमेशा खूंखार ही रहेंगे, मतलब एक दूसरे को लेके ना, और दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन भी फादर सन के बीच में। एग्जैक्टली। तो हमेशा रहेगा कि बच्चे को भी लगता रहेगा कि आई वांट टू प्रूव
कि मुझे ज़्यादा समझ आता है या फिर मैं अब हो गया हूँ, लायक हो गया हूँ। और पेरेंट वो अगेन वो उस तरह से ना कभी देख पाते हैं, बट ये है बहुत बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है एक। बट अच्छा लगा मुझे बात की इस बारे में, एंड आई सी दैट यू होल्ड दैट लव एंड 100%। है ना, कितना इम्पोर्टेंट। नहीं, और एक एज के बाद में आपका सब कुछ होता है, पर पेरेंट्स नहीं होते। जी जी बिल्कुल। यू हैव मनी, यू हैव पावर, यू घर होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है। और ये अगर पार्ट मिस हो गया ना, ये रिग्रेट आपका जिंदगी भर है। यू मिस इट फॉर लाइफ। यू मिस इट फॉर लाइफ, कि आपको ये दिखाना था कि मैं पेरेंट को ये दिखा पाता कि देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, और अगर उससे पहले नहीं किया, अगर वो चले गए उसके बाद, तो फिर ये खत्म है बात। ये मतलब जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा, वो काफी कभी फील ही नहीं हो सकता। मतलब आई लॉस्ट माय फादर इन 2020, ठीक है, बहुत स्ट्रगल्ड लाइफ रही उनकी, हमेशा से बहुत मेहनत करी, लेकिन हम ना कभी, जैसे हम सारे बहन भाई जब बैठते हैं तो वी ऑल्सो थिंक कि हम ये दिखाई नहीं पाए, कंफर्ट ही नहीं दे पाए उनको कभी, और आज हम कंफर्ट में हैं और वो नहीं है, और हमने दिया ही नहीं कभी। तो ये भी बड़ा मतलब सो इसीलिए क्या होता था सर कि पहले क्या था कि ये हैंड होल्डिंग क्या थी कि एक कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी काम करें, किसी की भी स्टोरी उठा के देखें, एक पीढ़ी निकल जाती है उस बिजनेस को बनाने में, सेट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है, यानी एक युग निकल जाता है। फिर पेरेंट करता किसके लिए? बच्चे के लिए, कि यार मेरे बच्चे सेट हो जाए। फिर जब वो बैटल देने की बारी आती है, तब तक बच्चा कहता नहीं जो आप कर रहे हो तो कुछ ही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं ये आपसे बेहतर है। बिल्कुल। तो फादर को डर लगता है कि यार ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। दैट इज हाउ यू सी इस समय भारत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फादर एंड सन रिलेशनशिप। भारत का सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यह है कि कोई भी बच्चा, 90% बच्चे रादर मोर, वो काम नहीं करना चाहते जो उनके पेरेंट करते रहे। आई कम अक्रॉस बिग इंडस्ट्री जिनके शायद 500 करोड़ से 80 हजार करोड़ के बिजनेसेस हैं, एंड द चिल्ड्रन से डैड व्हाट यू डूइंग, वी डोंट डू इट। बट इसके पीछे क्या रीजन है एग्जैक्ट? बिकॉज मुझे खुद प्रूव करना है अपने आप को, ये रीजन, या फिर नहीं, मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज होती है जब आप 45-46 साल के होते हैं, तब तक आपका आपका टाइम निकलता है स्ट्रगल में, बिजनेस को लाने में, करने में, सेटल करने में, अच्छी टीम बनाने में, राइट बिजनेस ढूंढने में। सी, you need to understand entrepreneurship is not about starting a business. Entrepreneurship is about starting a business which works. Yes. हमारे देश में 100 लोग यदि बिजनेस शुरू करते हैं तो 92 लोगों की शॉप 6 महीने से 2 साल में बंद होती है। बिल्कुल। शायद प्लानिंग की कमी है, चाहे फाइनेंस की, मैनेजमेंट की है, मार्केटिंग की है, सेल्स की है, टीम की है। Thousands could be the reasons behind that. पर मुझे लगता है कि जो सेटलमेंट है ना, और वो क्या होता है कि जब वो भागदौड़ में होते हैं काम के, तो वो ये चीज नहीं सेट कर पाते, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन दूर होता रहता है। वो कहता है आप नहीं समझते मुझे, वो कहता है तू मुझे नहीं समझता। और मुझे लगता है कि लाइफ में क्या है सर कि पैसा अलग चीज है और एक्सपीरियंस अलग चीज। और मैंने एक जगह लिखा था कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल तो धक्के खाने से आती है। So as you grow in life, that is how you know built your empire, and balancing बहुत बड़ा चैलेंज है सर। लाइफ को बैलेंस करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना, बिजनेस को बैलेंस करना, अपनी जॉब को बैलेंस करना। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया मैं तो 14 घंटे काम करता हूँ, अभी आजकल तो बहुत चल रहा है कि लोगों को चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। कोई चॉइस है ना आपके पास। क्यों? देखिए, मैं पहले पढ़ाता था वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूं। अब फॉर एग्जांपल नाउ हर चीज मोबाइल पर है, और यदि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, ठीक पोजीशन पे हूं या नहीं भी हूं, एंड इफ माय बॉस कॉल्स मी अप 10 o'clock इन द नाइट, आई हैव नो चॉइस। मैं नहीं कहता जी मैं रेस्ट कर रहा हूं, जी मैं फोन नहीं उठा सकता। बाई चांस सो गया हूं तो मिस कॉल देख के सुबह करना ही पड़ेगा, 4 बार सॉरी भी बोलना पड़ेगा कि सर मैं जल्दी सो गया था, विच वो शायद सामने वाला नहीं मानेगा कि 10 बजे कोई सोता है क्या। सो वर्क लाइफ बैलेंस में मेरा ये मानना है कि यू हैव टू हैव दैट आर्ट
कि आपको अपना काम भी करना है और अपने फैमिली को, अपने लोगों को, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। एक यूथ ने, चूंकि आपका जो चैनल है वो माइंड मिंगल यानी ब्रेन की बात करता है, जो कि मेरे ख्याल से बच्चों के लिए या यूथ के लिए कामगार ज्यादा होगा, या सीनियर लोग के लिए भी। मुझे लगता है कि ये बोलना कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, इससे किसी को कुछ नहीं पड़ी है। यू नीड टू सी, यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। यदि आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट करेंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं होगा। बट इशू तो इसमें ये है ना कि जो बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब करते हैं इस थॉट को कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, उनको क्या चाहिए कि लेट्स से मैंने काम दे दिया अपना, अगर मेरी 8 घंटे की जॉब है और मैंने टाइम दे दिया है, फिर मुझे 10 बजे रात को कॉल क्यों किया जा रहा है? वो मेरी पर्सनल लाइफ है, तो उस टाइम पे तो कॉल ही नहीं करना चाहिए बॉस को। सिंपल सी बात है। पोजीशन के बाद आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय आपकी पोजीशन के। देखिए, आपका कहना है कि 8 घंटे में, यदि आप 8 घंटे वाली जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। एग्जैक्टली। देखिए, आपने क्या सोचना है कि भैया मेरे को मेरी ग्रोथ किस हिसाब से करनी है। आप कहते नहीं जी मेरी 10,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है, 25,000 है, 50,000 है और मैं 8 घंटे में खुश हूं, मुझे 10 बजे से पहले कोई बॉदर नहीं करे, 6 बजे के बाद कोई नहीं करे, तो किसने मना किया आपको? करो वर्क लाइफ बैलेंस। बात ये कि आपको सारी सुविधा भी चाहिए, आपको सारी फैसिलिटी भी चाहिए, आपको जीवन में सारे सुख सुविधा भी चाहिए, तो उसके लिए यू टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, एक्स्ट्रा फॉर टाइम। तो फिर कहाँ हुआ? फिर तो आपको दोनों चीज नहीं मिल सकते ना। यदि समझो मेरे पास बहुत सारे यूथ जॉब के लिए जब आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ जी तुम्हारी क्या चाहत है? बोल जी हमें बहुत पैसे कमाने। बोले कैसे? बोले वो हमें नहीं मालूम। इट मीन्स यू आर बाउंड टू गेट इनटू द रॉन्ग ट्रैक। मेरा कहना है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, भाई मुझे किसने कहा है तू 16 घंटे काम कर? किसी ने नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, कोई भगवान की दया है, कोई मसला नहीं है, खूब अच्छे से काम कर रहा हूँ, भगवान ठीक ठाक 2 पैसे दे भी रहा है, पढ़ा के ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुझे क्या चाहिए? बट देन इफ आई टू सक्सीड, इफ आई टू गो टू नेक्स्ट लेवल, आई नीड टू रीड मोर बुक्स, आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ, फॉर विच and I have to meet people, I have to go engage. I'm into counseling, I'm into coaching. Now many business people, they got time in the evening. They said, sir, शाम को शांति से बैठे। अब मैं कहूँ जी नहीं, मैं तो शाम को नहीं मिलता। वो कहेंगे अच्छा भाई राधा जी को याद करो। सो यदि मुझसे मिलना होगा और मेरे को उनसे मिलना होगा तो वी नीड टू वर्क आउट टाइम। परफेक्ट। और काउंसलिंग और कोचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यू कांट वर्क विद द टाइम कि जी हम तो आधी घंटा मिलेंगे। 1 घंटे तो आपका खुद का बच्चा नहीं खुलता जी, तो बाहर के लोग कैसे खुलेंगे? एंड मुझे लगता है काउंसलिंग है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग ऑल द टाइम, इट्स ऑल्सो लिसनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, यू नो। और इससे अभी लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था अनिल स्वरूप सर के साथ, जो एजुकेशन सेक्रेटरी रहे थे, और उन्होंने भी मेंशन किया, तो काम किया उनके साथ। हाँ, अब वो जब वो सेवा में थे तब तो काम कर ही रहे थे ऑब्वियसली, वो तो IAS ऑफिसर के पास होता ही बहुत काम, लेकिन जैसे वो रिटायर हुए उसके बाद फिर और काम आ गया उनके पास, तो और करने लगे। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था, एंड अगेन जब भी जो हम बात कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो नाउ ही इज वर्किंग मोर, तो ही सेड कि आई एम नॉट वर्किंग, like I am doing what I like, and I'm enjoying, so it's not work for me. And again वही बात आ जाती है कि let's say जो work life balance वाली बात आती है, मेरे ख्याल से जेफ बेजोस को भी मैंने सुना था ये बोलते हुए कि अगर आप कर रहे हो करेक्ट चीज तो नहीं लगेगा, तो it's not work life balance, it's work life harmony. That you're doing right thing, then you will not feel stress about it. सर सीधी बात है, if you're enjoying your work, देन तो फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिक है। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग और आपकी आदत बन गई है कि हर चीज में कंप्लेंट करना, बुराई निकालना, एक दूसरे को ब्लेम करना, तो फिर तो आप 2 घंटे काम करके भी खुश नहीं रहेंगे। और दूसरा, आई वेरी मच टॉक द सेम एज यू सेड ना, कि सक्सेस कितनी चाहिए आपको, तो वो तो काम से ही आएगी। लेट्स से अगर आप खुश हो उतने में और 8 घंटे में वो हो जा रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप करते रहो वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन अगर आपके एम बड़े हैं तो फिर तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। ऑल्सो अभी एक और पहलू आता है इसमें कि लोग बोलते हैं कि जो ओनर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, उसके तो स्टेक्स हैं, तो उसको तो फायदा हो रहा है, तो वो तो चाहता है कि आप ज़्यादा काम करो। बट आई ऑल्सो से कि जो नहीं है ओनर ऑफ द कंपनी,
while he is working in that organization, he is developing that attitude of working harder, right, and working more. तो लाइफ टाइम मत करो ना आप काम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन आप वो इंसान तो बन पाओगे अगर आप ज्यादा काम करोगे जो एक्चुअल में पहुंच सकता है वहां पे जहां आपका ओनर है आज प्रोबेबली उस कंपनी का. तो सर आपको यहाँ पे एक बात ये भी समझनी है कि जो कंपनी का ओनर है वो ज्यादा काम कर रहा है डजंट मीन को ज्यादा फायदा हो रहा है. बात ये कि वो इतना बड़ा रंगा छेड़ लेता है, टीम बना लेता है, लोग आ जाते हैं. और मैं आपको बताऊं सर, भारत के अंदर विद माय लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ 90% लोग अपने लिए नहीं कमा रहे होते. वो तो बेचारे जो एंटरप्रेन्योर है वो तो तनख्वाह देने में, ऑफिस सजाने में, ऑफिस का बेस बनाने में, उसको चलाने में उसके सारे पैसे निकल जाते हैं. वो अपने ऊपर तो खर्चा कर ही नहीं पाता है. राइट. तो ये भी एक मिथ है कि जो कहते हैं जो एम्प्लॉय या जो काम कर रहा है टीम, वो क्या सोचता है, अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये तो मेरी वजह से कमा रहा है. ऐसा नहीं है. उसने जो प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया उसमें उसके लिए बहुत मेहनत लगी है. उसने पता नहीं अपना क्या क्या बेच के, अपना स्वाभिमान गिरा के फिर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. और मुझे लगता है कि जो जॉब है ना सर, जॉब करना भी एंटरप्रेन्योरशिप है. आप चाहे अपनी नौकरी करें, चाहे अपना बिजनेस करें, अपना काम करें, जब तक आप उसके अंदर ऑनरशिप की भावना नहीं लाएंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे. मैंने भी जॉब करी है और खूब करी है. सेम हियर. और जब जॉब करी तो पूरी शिद्दत से की है. एब्सोल्युटली. मुझे एक प्लांट लगाने का मौका मिला सोलापुर में. जब वो प्लांट लग गया 3 साल बाद लोगों को पता लगा कि मैं मालिक नहीं हूं. मैं तो खाली काम कर रहा था. बट मैं वही सुबह 7 बजे जाता था, रात को 11 बजे तक फैक्ट्री में काम करता था. पूरा फैक्ट्री अपने हाथ से लगाया. लोग आज भी उस बात को याद करते कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या. तो मैं कहता हूं चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो या जो काम करो, जब तक उसमें पूरी शिद्दत नहीं होगी, जब तक पूरा जुनून नहीं होगा, यू वोंट एंजॉय दैट वर्क. करेक्ट. और यदि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाएंगे. और शाम को पता लगा आप घर जाते समय बोलेंगे यार मैं तो बहुत थक गया. और मैंने लाइफ में ये भी देखा है सर कि आई हैव नॉट सीन एनीवन हु डाई बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. पीपल डाई बिकॉज दे डोंट वर्क. सो वर्किंग हार्ड it makes you more stronger. yes. और इसमें अभी जो स्टेक वाली बात आई ना कि जैसे जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसका रिस्क भी तो ज्यादा है ना. तो अभी ये मुझे सिंपली कुछ टाइम पहले समझ में आया. तो आई वाज अप्लाइंग फॉर अ होम लोन. सो होम लोन में बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे लगा कि मुझे तो इजीली मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हुआ. तो वो बोलते हैं कि नहीं सर एंटरप्रेन्योर्स को नहीं मिलता है इजीली. मैंने बोला ये ऐसा कैसे, मेरे पास तो पैसे है ना. बोला नहीं सर उससे नहीं होता है. वो प्रोफाइल देखते हैं आपकी, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, स्टेक्स हैं आपके, तो आपकी प्रोफाइल ज़्यादा रिस्की है. बिकॉज अगर कल को आपकी कंपनी डूबती है तो आप हमें पैसे नहीं दोगे, पहले कंपनी बचाओगे. और एक एम्प्लॉय की जो प्रोफाइल है उसकी फिक्स वो एक स्किल के साथ आता है. अगर कंपनी डूबेगी तो जॉब चेंज करेगा, दूसरी जगह जाएगा और हमें पे करेगा. तो हमारे लिए वो ईजी है. तो लोन जो है वो ईजिली मिलते हैं एम्प्लॉयड लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलते जल्दी से. तो बहुत प्रोफाइल देखते हैं कि सच में चल रहा है बिजनेस कि नहीं चल रहा है, आपके पास रेगुलर पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, प्रॉफिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा. अच्छा अब हम आते हैं, क्योंकि अब आपने बात छेड़ी है जी. तो जो यंग एंटरप्रेन्योर है जी, उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि मुझे मेरी बुक्स कैसे मैनेज करनी है. वो भी एक आर्ट है. बिल्कुल. तो कभी आपके साथ दोबारा मौका मिला तो उसके ऊपर बात करें. यूथ को अपने बिजनेस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि मैं बिजनेस कैसे चलाऊं. मे बी हम इसको ले लेंगे टॉपिक को. अच्छा अब आप काफी सारा काम करते हो, हाउ ब्रेन फंक्शंस उसके अराउंड, और ब्रेन प्रोफाइलिंग के बारे में आप बात करते हो काफी सारी, कि अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन. आप क्या कोई रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे कि जैसे लेट्स से किसी को आप जानते हो नॉर्मली, जैसे आप मुझे जानते हो, लेट्स से, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू अंडरस्टैंड माई ब्रेन प्रोफाइलिंग थोड़ा सा काम करके, एंड देन योर पर्सपेक्टिव चेंजेस, देन द वे यू थिंक ऑफ मी या द वे यू लुक एट मी चेंजेस. कोई ऐसा कुछ हुआ लाइफ में कभी, ये समझने के बाद? हाँ, बहुत बार. कई बार क्या होता है, आप साथ रहते हैं, आप साथ काम करते हैं, और आप वैसे ही काम करते हैं जैसा आपका परसेप्शन है. व्हेन यू मीट समवन यू मेक अ डिसीजन कि यार इससे मेरी बनेगी, इससे मेरी नहीं बनेगी, और आप उसके हिसाब से अगले के साथ में काम करते हैं. बट व्हेन आई केम इनटू ब्रेन प्रोफाइलिंग एंड व्हेन आई डिड ब्रेन प्रोफाइल ऑफ समवन, इमीडिएटली आई कैन सी ओ माय गॉड, जो मैं सोच रहा था और जो ये इंटरनल है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है. सो इफ आई डोंट टॉक हिज लैंग्वेज ही विल गेट अपसेट विद मी, और ही विल नॉट वर्क द वे ही वांटेड. सो यदि आपने फाइनेंस पढ़ा है डजंट मीन यू विल एंजॉय फाइनेंस. बट व्हेन आई हैव समवन
And when I have a brain profile in front of me, I know he's good at finance, he's good at marketing, he's good at sales, he's good at back office work. होता क्या है ब्रेन प्रोफाइलिंग में, कैसे पता लगता है कि So क्या हुआ था सर 1968 में there was an American doctor, Dr. Roger Sperry, and he dissected a human brain. And he discovered that we have two hemispheres of brain, left brain and right brain, which won Nobel Award in 1981. और फिर उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर पॉल टॉरेंट, जिन्होंने ब्रेन को 4 भाग में बांटा, एंड मेरे मेंटर डॉक्टर क्यूबस नीतिंग, उन्होंने उसको 8 डायमेंशंस में किया. ओके. सो रिसर्च ये कहती है कि जब आप पैदा होते हैं तो 0 to 4 years आप एक कंसीव आइडिया के साथ आते हैं. ओके. तब आपकी ब्रेन प्रोफाइल अलग होती है. फिर आपकी ब्रेन प्रोफाइल कब बदलती है? 4 to 9 year, 9 to 14 year, 14 to 18, 18 to 20 के बाद में आपकी ब्रेन प्रोफाइल नहीं बदलती, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं. यानी आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, वो अलग हैं. थोड़ा सा इसमें पहले और एक्सप्लेन करें कि जो आप कह रहे हैं कि जो ब्रेन प्रोफाइलिंग है जो फिक्स्ड आती है, तो उससे क्या मतलब है, और वो जब 18 तक बता रहे हैं आप चेंज होती है अपने आप, वो क्या है एग्जैक्टली? सो फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग हैं जी, उनको फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पसंद है. राइट वाले क्रिएटिव, जो राइट वाले जो है न्यू आइडियाज, क्रिएटिव, इनोवेशंस, पीपल्स, emotions are very important for them. People is very important for them. New idea, imagination is very important for them. Now जब आप पैदा होते हैं तो आपका होता तो होल ब्रेन है, पर जैसे आपकी एजुकेशन है, जैसे आपकी पेरेंटिंग है, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके सर्कमस्टांसेस है, उसके हिसाब से आपकी ब्रेन प्रेफरेंसेस फिक्स होती रहती है. Either you become left brain dominant or you become a right brain dominant. फिर ब्रेन के 4 भाग हैं. सो लेफ्ट ब्रेन 2 भाग में, राइट ब्रेन 2 भाग में. सो इनमें से कोई भी 2 ब्रेन जो है, 2 क्वार्टर ऑफ योर ब्रेन, इट बिकम डोमिनेंट. ओके. तो जिंदगी में जो फैसले आप लेते हैं वो आप वो 2 डोमिनेंस के हिसाब से लेते हैं. ओके. ओके. जब मैं पढ़ाता हूं तो लोग कहते हैं हाँ सर हम लेफ्ट ब्रेन भी, हम राइट ब्रेन भी. आई सेड यस. बट होता क्या है कि जो दोनों ब्रेन जो है आपस में एक ट्यूब है, कॉर्पस कॉलोसम, जो दोनों ब्रेन को जोड़ती है. और रिसर्च ये कहती है कि राइट ब्रेन स्पीक टू लेफ्ट ब्रेन फॉर 60,000 टाइम्स इन अ डे. ओके. लेफ्ट और राइट ब्रेन एक दूसरे से एक दिन में 60,000 बार बात करती है. पर हम लोग जाने अनजाने में खाली 4% ब्रेन एनर्जी को यूज करते हैं और 96% ब्रेन एनर्जी को वेस्ट करते हैं. ओके. इसी वजह से जब आप किसी को देखते हैं तो आप तुरंत नाम से बोलते हैं. अरे अहमद साहब कैसे हैं आप? जी जी. तो ये जैसे दूसरे का नाम देखा, उसके नाम पर तीसरे, चौथा, पांचवा, तो ये कैसे हुआ? आपके राइट ब्रेन ने उस पिक्चर को देखा और तुरंत कॉर्पस कॉलोसम के माध्यम से उस पिक्चर को लेफ्ट ब्रेन में रखा, एंड लेफ्ट ब्रेन प्रोसेस करके कहता है हेलो सर, हाउ आर यू? एंड मेनी टाइम्स यू मीट समवन इन अ कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट और मॉल, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन, और क्या हाल है, कैसे है, घर में सब कैसा चल रहा है, पर पीछे का ब्रेन कहता है रब्बा नाम तो याद दिला दे, इसका नाम तो याद दिला दे. व्हाई? बिकॉज राइट ब्रेन ने पहचाना पर लेफ्ट ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाया. सो रिसर्च ये कहती है कि हम एक दूसरे का परसेप्शन बना के जीते, विच आई फील इज रॉन्ग. और मुझे ये भी लगता है कि हर आदमी हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता. सो इस ब्रेन प्रोफाइलिंग के माध्यम से आपको ये पता लगता है कि मैं किस में अच्छा हूं, मैं कौन सा काम अच्छा कर सकता हूं, मेरे में क्या क्वालिटीज हैं, और मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं. सो फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, बट इफ आई टू डू समथिंग फाइनेंशियल जॉब, आई नीड टू एक्वायर दैट स्किल्स टू डू द फाइनेंशियल जॉब. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. विद द हेल्प ऑफ दिस आई कुड सेव सो मेनी डिवोर्सेस. I could help children, what kind of subject they could choose, what kind of career they can choose. इसकी सहायता से मैं बता सकता हूँ कि कौन सी जॉब में अच्छा होगा, कौन सा काम अच्छे से करेगा, and that's how it works. इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. इससे पहले मुझे एक इंसिडेंट याद आया. मैंने एक टॉक अटेंड किया था किसी स्पीकर का, उसमें उन्होंने कुछ ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी बताई थी. आपने कहा ना कि अभी मैं फेस देख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और हालचाल पूछ रहा हूँ, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा. ये बहुत लोगों के साथ होता है. उन्होंने बोला कि इसके कोई मेथड है क्या कि याद आ सकता है? उन्होंने बोला कुछ ऐसा करने के लिए कि लेफ्ट हैंड से अपना ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट ईयर पिंच करना है और राइट से लेफ्ट से राइट वाला. तो कुछ होता है ऐसा, मतलब है क्या रियल कुछ? नहीं. और कोई मेथड है कि याद आ जाए नाम? हाँ, मतलब आपकी मेमोरी पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना. सो उसके लिए क्या है,
आप मोबाइल को थोड़ा छोड़िए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा बॉडी पे काम करिए। Okay. जितना आपका बॉडी का मूवमेंट होगा उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेन बेटर होगा। इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ टू ऑल द पेरेंट्स कि जो बच्चा 10th 12th में है तो बोर्ड में हम क्या करते हैं, उसके स्पोर्ट्स वगैरह सब बंद करा देते हैं। दिस इज रॉन्ग। जब तक किसी की भी बॉडी मूवमेंट नहीं होगी तब तक आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, तो आपका ब्रेन नहीं डेवलप होगा। पहले आप देखते थे बच्चे पैदा होते थे तो 40 दिन तक जो माँ होती थी उसको घर में ही रहना होता था। अब तो एसी लग गए, सब लग गए, तो आप देखिए उससे बीमारियां कितनी बढ़ गई। हमारा एक प्रोसेस है लाइफ का जीने का। हमने क्या करा, नेचर से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर ली, ये जानकर कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस। हाँ, मैंने हमारे एक मेंटोर, एक स्पीकर भी हैं, डॉक्टर सेंथिल, वो है साउथ से, एक स्कूल चलाते हैं स्पेशल बच्चों के लिए। स्पेशल मतलब कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, और ही हैज़ बीन लर्निंग डिसेबल्ड इन सेल्फ डिसलेक्सिया था उनको। तो वो भी बोलते हैं कि जैसे अभी आपने बोला ना कि नेचर से छेड़छाड़ उस एज में, तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो क्रॉलिंग नहीं करता, कोई भी प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है, वो अगर स्किप करेगा तो फुली डेवलप नहीं होता ब्रेन, मतलब नॉर्मल डेवलप नहीं होता, और कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे में आती है। वो बता रहे थे कि और अदर फैक्टर्स जैसे कि नो टच विद द अर्थ। तो अब क्या होता है कि 5-स्टार होटल में 5-स्टार हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और लग्जरी कार तक वो घर आ जाता है, घर से फिर वो 45th माले पे रहता है और वहीं पे बड़ा हो जाता है। तो मतलब 3-4 साल तक वो जमीन ही नहीं छू पा रहा है ठीक से, अगर एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, तो वो भी डेवलपमेंट में इशू करता है ब्रेन में। यस, वेरी मच। तो पहले बच्चा होता था, आज भी गांव में छोटे जगह में जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो क्यों बच्चे को लेने के बाद पीटते? हाँ, पीटते ताकि वो रोए। वो रोएगा तो वो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, एंड दैट इज हाउ इट्स ब्रेन डेवलप। अब बच्चा हुआ न तो उसकी पहले ध्यान रखा गया और फिर बाद में वो येलो चैम्बर में लाया गया। सो दैट्स टू लॉन्ग टू डिस्कस, बट आई फील जो हमारा पुराना सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, और बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, होल ब्रेन थिंकिंग क्या है एग्जैक्टली? ये मैंने आपसे बताया, ये रिसर्च जो मैंने बताया कि हमारा दोनों ब्रेन काम करता है, पर नोइंगली अननोइंगली हम लोग अपना जो एक ब्रेन जो हमारा ज्यादा जिसके प्रति हम काम करते हैं उसके ऊपर ज्यादा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो होल ब्रेन थिंकिंग के माध्यम से वी टेल यू how you can develop your whole brain so that you use all parts of your brain, all quadrants of your brain to learn effectively, to teach effectively, to understand effectively, and to make better decision in your life. अच्छा, इसमें ना अब जैसे मैं काफ़ी और लोगों से भी मिला हूँ जो ब्रेन पे काम करते हैं और करियर गाइडेंस देते हैं। अब मुझे पर्सनली ना कभी ये समझ ही नहीं आया ठीक से, और ना ही ट्रस्ट डेवलप हो पाया कि कैसे ब्रेन को समझ करके, मतलब एग्जिस्टिंग कुछ मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट भी होते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दोज टेस्ट, तो वो टेस्ट लेते हैं, उसके बेस पे ये तय करते हैं कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए उस बच्चे को। स्कूल में टेस्ट कराते हैं, ये कुछ कंपनीज भी हैं इस तरह की। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये कितना फिक्स्ड है, बिकॉज इंसान बहुत चेंज होता है क्विकली, एक्सपीरियंस पे, स्किल पे, इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन में, अब मैं देखता भी नहीं हूँ, वर्ल्ड कप निकल जाता है, आई डोंट इवन वॉच क्रिकेट, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, सपने में आता था क्रिकेट एक टाइम पे, इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन चेंज हो गया और नहीं है इंपॉर्टेंट अभी। तो कैसे पता लगेगा कि जो डायरेक्शन अगर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं हो जाती कि मेरे पे थोप दिया गया और मुझे बता दिया गया कि तुम्हें लेट्स से स्पोर्ट्स में जाना चाहिए मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग, और शायद मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना होता और बाद में मुझे कुछ और करना होता, लेकिन मैंने सोचा पहले से ही क्योंकि सर ने बताया था कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, तो मैंने कहीं और फोकस ही नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया इनफ। ये इश्यूज नहीं आते। तो क्या है सर कि जो करियर गाइडेंस है ये बहुत ही, इट हैज टू बी वेरी वेल रिसर्च प्रोग्राम। मैं पिछले 17 सालों से इसके अंदर हूं। 17 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, लोग कहते हैं पागल, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है कुछ ब्रेन के बारे में। पर ये जो रिसर्च थी इसकी, मेरे से पहले 30 सालों से इस पे काम हो रहा था। दुनिया में 5 लाख लोगों पे पहले टेस्ट हुआ, तब जाके इसकी थीसिस बनी, तब इसका एक डॉक्यूमेंट बना, तब इसका एक प्रोसेस ड्रॉ हुआ, फिर ये दुनिया के अलग अलग भाग में ट्राई किया गया, तब जाके हमने करियर गाइडेंस का एक टूल बनाया।
तो हम क्या करते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ दुनिया में सब अच्छे हैं, मैं अच्छाई बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, जी पर हम जो काम, द वे वी ऑपरेट इज कि हम क्या करते हैं, जब आपकी चॉइसेस हमें पता लगी तो आपके साथ बैठ के हम काउंसलिंग करते हैं, फिर आपको 3 चॉइस देते हैं कि मेरी समझ में आपको ये 3 चीज पे काम फोकस करना चाहिए, और उसका हम आपको होमवर्क देते हैं। फिर आप हमसे बात करते हैं कि हाँ सर ये 3 चीजें हैं जो आपने बताई है, आउट ऑफ 3 आई कैन डू 1। ना मोस्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग टेस्ट क्या करते हैं, वो आपको 40 चॉइस देते हैं या 30 चॉइस देते हैं या 50 चॉइस देते हैं। तो 50 चॉइस यदि मैं कोई भी चीज की आपको दूंगा तो उसमें तो सब कुछ कवर कर लेगा। सो वी हैव अ वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट ऑन विच वी वर्क एंड वी गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। So when you are in class 9th and 10th, you are different. When you come to class 11th and 12th, you are different. After 12th, you are different. So all 3 stages we guide you. पहले आपको क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है क्लास 10th के अंदर, और 12th के बाद में क्या आपको करियर चूज करना है आफ्टर 12th. And when you get into say for example engineering या मेडिकल या और आर्ट के कोर्सेज या समझो कॉमर्स के कोर्सेज, then again we tell you. So ये एक पूरा प्रोसेस है सर। ऐसा नहीं कि आज आप कोई बच्चा मेरे पास आया और आज ही मैं कह दूं भाई तू ये बनेगा, तो ऐसा कर सकता है। दे आर बाउंड टू फेल। सो यू नीड टू लुक एट चिल्ड्रन व्हेन दे आर इन ग्रेड 9th and 10th, दे आर डिफरेंट। दे आर इन 11th and 12th, दे आर डिफरेंट। व्हेन कुछ एग्जांपल देके बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या टेस्ट होगा जो मुझे पता चलेगा कि मेरा रुझान किस तरफ है? तो हमारा जो टेस्ट है सर, इट इज नॉट अ साइकोमेट्रिक टूल, इट्स अ डायडेक्टिक टूल। ओके। Now the difference is psychometric and didactic is psychometric खाली आपको बताता कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू इंट्रोवर्ट, आर यू एक्सट्रोवर्ट, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव। हम जो बताते हैं वो आपकी थिंकिंग पैटर्न पे बनाते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या प्रिफर करते हो। ओके। सो द डिफरेंस इज वी वर्क ऑन अ प्रेफरेंस मेथड। व्हाट इज योर प्रेफरेंस इन लाइफ? तो जब आप कोई भी काम कब इंजॉय करोगे? जब वो आपकी प्रेफरेंस होगी, जब आप उसको करना चाहोगे। सो आवर टूल इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, वी आर अ डायडेक्टिक टूल, तो जिसमें साइकोमेट्रिक तो कवर होता ही होता है। देन वी टेल यू हाउ टू डेवलप इट फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, आपका रुझान नहीं है साइंस में, बट देन आपको साइंस पसंद नहीं है, पर आप काम साइंस में करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो अप टू द एज ऑफ 18 years you can develop your brain in whatever the way you want to do it. वो आपने सुना होगा ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हैं। जी। तो जब तक आपको आपकी सोच नहीं पता होगी, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं होंगे। दुनिया में लोग शरीर से हारते जीतते नहीं है, दिल से, मन से हारते जीतते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। दुनिया में कोई भी आदमी ले लीजिए, वो हारता है जीतता है इसलिए क्या तो मन से सरेंडर हो जाता है या मन से हार जाता है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाइस। आपने ये भी मेंशन किया था कि आपने इन्हीं प्रोफाइलिंग से जैसे बहुत सारे डिवोर्सेस बचाए हैं। हाउ? तो ये थिंकिंग की बात है। जीवन का कोई झगड़ा बड़ी बड़ी बातों से नहीं है। जीवन के सारे, जब मैं डिवोर्सेस के पे काम किया मैंने, तो बहुत छोटी छोटी बातों का डिफरेंस था। एक ने कहा जी मुझे गिफ्ट नहीं देते, तो उसके हस्बैंड ने कहा किसने गिफ्ट नहीं दिया? हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, मैंने घर में एसी लगा दिए। लेकिन एसी तो तेरा बर्थडे आया, मैंने तेरे गाड़ी के चारों टायर चेंज करा दिए, फिर नया फ्रिज दिला दिया। उसने कहा फूल तो नहीं दिए ना। ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि तो जो लेफ्ट ब्रेन का आदमी है उसके लिए मटेरियलिस्टिक इंपॉर्टेंट है, राइट ब्रेन के आदमी के लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट है। So when I saw that when they're living together, they got huge difference. They love each other very much. They are together very much. But the challenge is उनकी सोच का पैटर्न दोनों का अलग अलग है। एक आदमी टाइम पंचुअल बहुत है, वो कहता 10 मिस 10 o'clock। एक आदमी कहता क्या फता गई यार, घड़ी के तो 10 बजे ना। ना ये बोलना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इट क्रिएट ह्यूज डिफरेंस। The people who believe in system, rules, regulation, for them, time is everything. Result is everything. Money is very important to them. People are not important. But for another side of the brain, वो कहता है क्या दिन भर पैसे की बात करता रहता है, तू गले ही नहीं मिलता, तू छूना ही नहीं चाहता। आपने देखा कुछ लोग
मिलते ही गले मिलते, यस, और कुछ लगता है यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर, हाथ मिलाने में भी उनको तकलीफ हो रही होती है। सो कितनी छोटी सी बात है, बट इट गेट बिग डिफरेंस। इसी तरीके से अखबार है, कोई आदमी शुरू से पढ़ता है, कोई आखिरी से पढ़ता है, कोई स्पोर्ट्स की पढ़ता है, कोई बिजनेस की पढ़ता है। अब आपको ये क्या बात है, ये तो अखबार ही है ना, बट देन आपकी प्रेफरेंस अलग है। करेक्ट। यदि मैं आपसे कहूं क्या लोगे, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, आपको मुझे चारों पसंद होगा, नहीं इसमें से पहला क्या पसंद है? अगर तो किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को पानी पसंद है, किसी को कोल्ड ड्रिंक। कई लोग आपने देखा होगा कहते कॉफी तो लाना नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। आपने फिर अच्छा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, मैं डिवोर्स की बात कर रहा था तो मुझे लगा कि अगर अब जैसे समझ में आ गया आपको कि इनको तो साथ में रहना ही नहीं चाहिए, तो आप बताते हो कि कर लो डिवोर्स भाई जल्दी। देखिए मेरे लाइफ में 67 केसेस आए एंड 67 आर हैप्पी टुडे। ओह नाइस, दैट्स पॉजिटिव। अच्छा क्या होता है सर, देयर इज अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि डिवोर्स फर्स्ट हैपेंड इन माइंड देन ऑन पेपर्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जिनको साथ रहना नहीं है ना सर, वो कभी काउंसलिंग के लिए आएंगे नहीं। काउंसलिंग में कौन आता है? जिन्हें वर्कआउट करना है, जिनको लगता है कि यार एक बार ट्राई तो करें, चलिए यार एक बार कोशिश तो करें, चलो कोई तरीके से तो निकले। पर जिसने मनी बना लिया है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कोशिश तो करना चाह रहा है इंसान, लेकिन क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मेरा पार्टनर डिफरेंट है, तो शायद रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी तो होता ही होगा डेफिनेटली। सर कोशिश से सब चीज होती है सर, बट फिर तो वो स्ट्रगल हो गया ना दुनिया में। नहीं, स्ट्रगल की बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, बिकॉज फिर तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, नेचुरली तो हैप्पी नहीं रह पाओगे। कॉम्प्रोमाइज से आप रह ही नहीं सकते साथ में। वही। पर मेरा कहना का मतलब क्या है कि जीवन में आप दोनों एक जैसे हों, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। आई एग्री, यस। सो कोई भी हो सर, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे साथ रहें, यदि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, समझौता का नहीं कोशिश करेंगे, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। अब आप बिजनेस करते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, क्या आपको लगता है आपकी टीम के सारे लोग एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है दो भी नहीं है कोई एक जैसे। बराबर है ना? तो आप क्या करोगे? चल यार आप बहुत पंचुअल हैं और कोई सामने वाला नहीं है पर काम बहुत अच्छा करता है, तो आप क्या करोगे? उसको सही नहीं करते हो ना? तो भाई ठीक है। और यदि आपको लगा नहीं तो ये पंचुअल है, न काम करता है, इसका मुझे कोई फायदा भी नहीं है, ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, आप उसको भैया नमस्ते और आप उसको रास्ता दिखा देते हो। तो लाइफ इज लाइक दिस ओनली। और मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू लर्न। ये जो होल ब्रेन थिंकिंग आपने कहा, ये क्या है? इट टेल यू हाउ टू टॉलरेट ईच अदर। जिंदगी का नाम ही यह है सर कि हम एक दूसरे को कितना और कैसे सहन कर सके। ना तो बहुत आसान है, जीवन में साथ कर रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को कितना और कब तक सहन। बट इससे तो लाइफ तो एक ही है ना, लिमिटेड। अब मतलब मैं सहन ही करते रहूंगा तो मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी उसी में। पर सहने का मतलब नहीं कि आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर इन द सेंस आप बहुत पंचुअल हैं और मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं, तो आपने क्या करा? ठीक है यार, पहले से इसको 10 की जगह 10:30 बोल। बट अगेन इसमें प्रायोरिटीज आ जाती है ना। कुछ लोगों के लिए शायद ये मैटर ना करता हो, लेकिन शायद किसी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता हो कि इसी बात से बहुत बात बिगड़ जाए। हाँ, तो फिर वही तभी एक दूसरे को समझ। होल ब्रेन थिंकिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू सी कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं कर देता हूं। झगड़ा कर रहा था, चलिए ठीक है यार। करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ योर टाइम बाउंड एंड इफ आई एम लेट, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड यार मैं क्या करूं, चलो आधी घंटा पहले चल जाता हूं। हाँ, अगर उसको इतनी तकलीफ है कम होगा तो मैं थोड़े से। और यदि मैंने सोच लिया नहीं बॉस मेरे तो हर बार इसकी ऐसी करनी है, हाँ फिर तो कोई चॉइस नहीं। करेक्ट। यदि समझो आप लेफ्ट ब्रेन के हैं और आपको लगता है यार इसको टाइम बाउंड काम चाहिए, सिस्टम से चाहिए, रूल्स रेगुलेशन वाला आदमी है, आई वर्क ऑन दैट एंड दैट्स हाउ यू फॉर्म रिलेशनशिप। करेक्ट करेक्ट, आई गेट इट। दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जीवन में, यू आर इन नोएडा फॉर एग्जाम्पल और आप गुड़गांव से आ रहे हैं या कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, क्या दिल्ली नोएडा गुड़गांव एक जैसा है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल तीनों अलग अलग है। पर आप क्या करोगे? आप जहां जाते हो वहां मैनेज करोगे। मैं सर पहली बार नेपाल गया, पहली बार यानी बाय कार, मुझे रामनगर, एक गोरखपुर इधर जगह रामनगर से आप नेपाल बॉर्डर में जाते हो, और मैं अपनी गाड़ी से गया एंड आई वाज ड्राइविंग दैट कार, और मैं कोई से मिलने गया, बस बॉर्डर से वापस आ गया। तो इंडिया से नेपाल जो है गाड़ी ले जाना आसान है, आप अपनी गाड़ी ले आके जा सकते हो, और बिल्कुल बॉर्डर की बात है। मैं जब अंदर गया तो मेरे को ट्रैफिक वाले ने रोका,
तो मैंने कहा जी सर, तो बोले सर आपने गाड़ी ये गलती चलाई। मैंने कहा इतनी सी तो गलती हुई, हमारे इंडिया में तो ऐसे होता है। कहते सर आप इंडिया में नहीं, आप नेपाल में हो। इतनी सी एंड इमीडिएटली आई सेड, ओ माय गॉड, आई सेड आई एम वेरी सॉरी, मैं ये बात भूल गया था। सो कहने का मतलब है हर लैंड का अपना लॉ है, हर रिलेशनशिप का एक लॉ है, करेक्ट, हर संबंध का एक दायरा है, हर बिजनेस का एक दायरा है, दोस्ती का एक दायरा है। आप देखो ना, दो दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो इतना साथ रहते हैं, सुबह शाम मिलते हैं, सब बात है, और एक छोटी सी बात होती है उस पे दोनों बिखर जाते हैं। खत्म हो जाता सो है। लाइफ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर सर। अच्छा, अगेन वापस ब्रेन से रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जैसे अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें, कुछ बातें बताना चाहें फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर वर्क पीपल, कि जैसे कि क्या हैबिट्स मैं अपने आप में ऑब्जर्व करूं एज अ स्टूडेंट कि मुझे समझ में आए कि लेट्स से वेदर आई शुड गो इन लीडरशिप रोल और सम अदर काइंड ऑफ रोल, एंड सेम इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, अभी 2-3 साल हुए हैं स्टार्ट करे उसको काम, क्या क्या ट्रेट्स वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करने चाहिए जिससे उसे पता चले कि मैं किस तरह का टीम मेंबर हूँ, या फिर मुझे लीडरशिप रोल में जाना चाहिए, या फिर मुझे क्रिएटिविटी में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या खुद को ऑब्जर्व करके सेल्फ इवैल्यूएशन की जा सकती है, अपने बिहेवियर को पढ़ा जा सकता है? तो सर अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप बोलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम क्या करें? तो मैं कहता हूं 2 बातें सिर्फ करिए। नंबर 1, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, किताबें जरूर पढ़िए। जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है कि रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। तो बात यह कि आपने देखा होगा लोग किताबें खरीदते हैं वो खाली एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए। करेक्ट, उनका अंदर पन्ना भी नहीं बदलता। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो सो मेनी ऑफ देम। सो पहली बात तो आप समझिए कि आपको किताब किस चीज की चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा जो लीडरशिप का रोल है, वो किताबें लीडरशिप की उठाएंगे। यदि आपने फिक्शन पढ़ा तो फिक्शन होंगे, तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। और मैंने कहा तो एक किताब एक दिन में पढ़िए। आप एक किताब का एक पन्ना चाहे रोज पढ़ें, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें। जब आप उसको समझेंगे तब आप उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो पहला काम तो किताबें पढ़ना है। दूसरा जो है, बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। आप यदि पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, क्योंकि देखिए आप अपना ब्रांड खुद है। सबसे पहले समझना है कि आप किस लोगों की कंपनी में मूव कर रहे हैं। लोग आपको वैसे ही आंकते हैं। इफ यू आर मूविंग विद पॉजिटिव, आप नहीं होता जब आप नेटवर्क में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप तुरंत देख सकते हैं यार इस आदमी से कौन कौन मिलने आ रहा है। या एक प्रोग्राम हुआ, उसमें 6-7 स्पीकर है, ऐसा क्यों है कि एक को सब घेर लेते हैं और बाकी को पास कोई नहीं आता है। यू कैरी योर ओन ब्रांड। तो यूथ को बहुत ज्यादा दिमाग न लड़ा के ये ध्यान रखना है कि अपने पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डिग्री ली, बड़े कॉलेज में पढ़े, बड़ा नाम किया, ये बहुत अच्छी बात है, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। बट आपको लगता है कि ये सबको आना चाहिए प्रेजेंटिंग स्किल? बिल्कुल, है ना। आज के तारीख में क्या है, अब जैसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको तो नहीं, उनको भी सीखना चाहिए। दैट्स व्हाई उनको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से आप देखिए कई लोग नहीं लाइक करते, क्यों? बिकॉज वो बोलना ही नहीं चाहते। करेक्ट, हाँ, इसीलिए मे बी उनको माहौल नहीं मिला। बट देन आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे बैंकिंग हो, कहीं भी आप जाइए, उसके बिना काम चलेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। आज अब हम क्यों बात कर रहे हैं? आइडिया कितना भी अच्छा हो, मेरे अंदर तक है तो फिर क्या करना उस आइडिया। तो मैंने कहा ना, हैविंग नॉलेज इज वन थिंग, हाउ यू प्रेजेंट दैट नॉलेज इज डेफिनेटली अदर थिंग सर। नाइस। अच्छा, बुक कोई मेथड है अच्छी बुक्स ढूंढने का? सेल्फ हेल्प बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन सब कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। तो अगर कोई रीडर है जो स्टार्टिंग फेज में है, अभी तक नहीं पढ़ता था, नाउ ही अंडरस्टैंड, लेट्स से आफ्टर दिस पॉडकास्ट वो सुनता है कि शंकर सर ने बताया कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट कहाँ से स्टार्ट करें? कोई भी साधारण बुक लीजिए, सजेस्ट करो। आप फॉर एग्जाम्पल यदि समझो किसी को हिंदी पसंद है जी, तो मुंशी प्रेमचंद जी की किताब है कर्मभूमि, 140 रुपए की किताब है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, उससे शुरू करना चाहिए। इंग्लिश पसंद है, लीडरशिप की पढ़ना चाहिए, तो जॉन सी मैक्सवेल साहब की बुक है लीडरशिप, वो पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज को हैबिट डेवलप करना चाहते हो ना, तो आप क्या करिए, बुक स्टोर पे जाइए,
आजकल रेडी पे देखिए इतनी किताबें लगी हुई हैं, आप उनको खोलकर थोड़ा कोशिश तो करिए सर, तब आपको पता लगेगा कि यार ये मेरा क्या इंटरेस्ट है। कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं पर उनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है, हाँ, यही तो मैं वो इसीलिए- शुरुआत मत करिए। हाँ, इसीलिए पूछ रहा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ना, कि बिकॉज लगे टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे नसीम तालिब है, शायद अगर आपने पढ़े हो, जी सर। तो उनकी बुकें बट डिफिकल्ट बुक है लेकिन बहुत अमेजिंग बुक है। अब उसका नाम है लेट्स से स्किन इन द गेम, तो इट साउंड्स लाइक फैसिनेटिंग, लेकिन मेरे ख्याल से बिगिनर को समझ ही नहीं आएगा स्किन इन द गेम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप जाके किताबें खोलेंगे, एक दो पन्ने पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। लैंग्वेज ये मेरी है या कि जैसे नहीं। आपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में आपको लगा यार Topic ये किस टॉपिक तरह है, के हैं। उस Yes, टॉपिक yes, में yes. आपने एक टॉपिक लगा जो आपको पसंद आया, उस पन्ने को खोल के देखिए, आपको पता, मतलब आप 4, 5, 10 किताबें खोल के देखेंगे तो आई एम श्योर यू आर एबल टू फाइंड आउट कि क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया टुडे, वो बिकता ही कवर पेज से, उसका बनाने का इतना अमेजिंग तरीका है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको लगता है भाई खरीद लूं मैं। तो मुझे लगता है आप साधारण से, सिंप्लिसिटी से शुरू करिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं सर कि लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस इज सिंपल, पीपल अराउंड दैट बिजनेस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड। तो आप जितना सादगी से जिएंगे, सादगी से रहेंगे, उतने ही आपको लाइफ में उतना वैल्यू एड मिलेगा। क्या टॉप रीजंस होते हैं एक बिजनेस ओनर जो नहीं चला पाता बिजनेस और फेल हो जाता है बिजनेस? तो एज ए लीडरशिप फेलियर क्या क्या रीजंस हैं आपके हिसाब से? मेरा तो लाइफ में मानना है सर कि हर बिजनेस का एक टाइम है। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसका टाइम कितना परफेक्ट है। यदि कोई काम आपने टाइम पे शुरू करा, इट वर्क्स वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज से 4 साल पहले और प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट ड्रोन्स एंड वी केम इनटू ड्रोन्स एंड वी वर्क वेरी हार्ड ऑन ड्रोन्स एंड पीपल रिकॉग्नाइज अस विद ड्रोन नाउ। तो मुझे लगता है कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना हो, पहली बात है उसके ऊपर विचार बहुत अच्छे से किया गया हो, उसका मार्केट साइज बहुत अच्छे से देखा गया, उसका फाइनेंस प्लानिंग बहुत अच्छे से किया गया हो। उसको करने के लिए टीम के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू होल्ड योर टीम वेरी इंपॉर्टेंट। टीम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी कंपनी को बनाने में और किसी कंपनी को बिगाड़ने में। इफ यू डोंट वर्क विद योर टीम, आप देखिए एक आदमी आपके साथ काम कर रहा है, आप खूब उसके साथ मेहनत करते हैं, वो आपके साथ मेहनत करता है, और अगले दिन पता लगा कि वो सब कुछ लेके चला गया। तो आपको, तो मैं ये नहीं कहता विश्वास मत करिए, आप विश्वास करिए, पर आप ध्यान जरूर रखिए। अब ये तो बहुत होता है ये इंडिया में आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को पूछिए, ये बहुत आसान है कि आपके साथ कोई लगा, उसने काम करा, उसे लगने लगता है कुछ टाइम में ये तो सारा तो मैं ही कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, फिर क्या करें, और वो सब कुछ लेके चला जाता है, एंड देन फिर आप पछताते रहते हो। तो आप एआई का यूज करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, विश्वास करिए, पर ध्यान जरूर रखिए। आप यदि बोलेंगे मैं दिन भर इसी कमरे में बैठा रहूंगा, बिजनेस बाहर वाले चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी ग्राउंड पे जाइए, आप भी लोगों से मिलिए, आप भी बात करिए, आप भी इंटरेक्शन रखिए। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हम शायद बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे टाइम खराब कर रहे हैं। यदि हम 4-5 घंटे स्क्रीन टाइम लगा रहे हैं तो हमारे दिन का ही टाइम जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उतना टाइम, देखिए एक कामयाब बिजनेसमैन और एक सो कॉल्ड बिजनेसमैन में छोटा सा फर्क है। 25% हर आदमी प्रोडक्ट पे काम करता है। 2 चीजों में फर्क है, एक सेल्स और एक डे टू डे फायर फाइटिंग। जो कामयाब लोग हैं वो 65% ध्यान सेल्स पे देते हैं और खाली 10% फायर फाइटिंग पे देते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो 65% फायर फाइटिंग पे काम करते हैं और खाली 10% सेल पे काम करते हैं। यू रिवर्स द साइकिल and things will change. This is the biggest mantra I want to convey to your audience. ब्यूटीफुल। नवीन भी यही बोलता है कि सेल्स, हमारा सेल्स वाला पार्ट बड़ा, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, और हमने ये देखा है, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि सेल्स इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल्स ठीक हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरा मेरा ये मानना है, यूथ को एक सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, यू हैव मोर बिजनेस देन व्हाट यू कैन हैंडल, बट यू डोंट हैंडल। You keep on exploring new things, new customers, new clients, then focusing on existing clients. देखिए इस समय सारा काम डिजिटल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वेबसाइट पे चल रहा है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% लोग सोशल मीडिया वाली एजेंसी से, वेब वाली एजेंसी से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस ओनर है, हिज फोकस is on getting new business all the time, then on servicing the existing clients. उसने वो क्या करता है कि अपने खर्चे बढ़ा लेता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में, हमारे टाइम में खर्चा बहुत मुश्किल से होता था, किस में खर्च करें समझ में नहीं आता है। आज टाइम में तो आप एक मोबाइल फोन लाइए, 3 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा। तो आज के टाइम में खर्चा करना बहुत आसान है। एब्सोल्युटली। आप यदि मुझे आज भी पूछे, मैं आज भी मेरे कपड़े सेल में ही खरीदता हूँ। क्यों? मैं पहनता ही क्या तो ब्लू हूं, क्या व्हाइट हूं। तो चाहे मैं सर्दी के गर्मी में खरीदूं, गर्मी के सर्दी में खरीदूं, क्या फर्क पड़ा? पता लगा 5,000 की शर्ट मुझे 1,500 में आ गई, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 शर्ट आई बाय 3 शर्ट। नाउ एनीवन कैन से आपको पैसे क्या कमी? अरे भी पैसे कोई बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, बहुत रात दिन करके कमा रहे हैं। सो यूथ नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ दे हैव अ फ्री फ्लो ऑफ मनी, सेव इट फॉर द लॉन्ग रन। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को अर्श से फर्श पे जाते देखा और फर्श से अर्श पे जाते देखा। तो मुझे लगता है कि लाइफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर साइंस तो जरूर है और उसको जीना आपको आना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए, यूथ को काम करना चाहिए अपने व्यवहार के ऊपर। आप देखिए इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ऐसा क्यों है? एक आदमी रिटायर होता है, उसको छोड़ने के लिए 100 लोग आते हैं जी, और एक आदमी रिटायर होता है, उसको छोड़ने 2 लोग भी नहीं आते। तो कुछ क्या रहा होगा उसके व्यवहार, बिहेवियर में, आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मेनी पीपल से, ओ यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी काइंड, आप इतने बड़े हो गए फिर भी आप ऐसे करते हैं। और कई लोग कमरे से जैसे ही बाहर निकलते कहते हैं इस आदमी बड़ा एटीट्यूड है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, दोनों लोग। तो मुझे लगता है कि यदि आप एक बिजनेस ओनर है और आप किसी ऑफिसर के पास गए, समवन ट्रीट यू नाइसली, यू कम आउट विद अ वेरी नाइस स्माइल, एंड यू गो समवन, मे बी आपकी जरूरत है उस समय, आप उसके पास गए हो, कुछ भी बोलता रहा, फिर भी आप सुन के आते हैं, बट देन एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक यू से यार मिल्क तो आया, काम तो करे, वो बंदा अच्छा नहीं था। सो मुझे लगता है आपका व्यवहार जो है ना सर, एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं तो देखिए सर, मेरी लाइफ में बहुत ऊंच नीच देखी मैंने, अंत में मैंने यही पाया, आई हैड अ ग्रेट मेंटोर्स। जीडी बाबू मेरे रहे, जेडी टाटा साहब रहे, धीरू भाई अंबानी जी साहब के साथ काम। इनमें एक ही बात कॉमन है, दे वेरी हम्बल, दे हैड बीन वेरी पोलाइट। जीडी बाबू मुझे कहते, बेटा पेड़ जितना बड़ा होगा, जितना आम का पेड़ बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा आम होंगे उतना वो झुकेगा, उतनी लचक होगी। ये बात नहीं समझ में आती थी, अब जीवन के इस पड़ाव में जाके समझ में आती है। पैसा, बातचीत, ये सब अपनी जगह, ह्यूमैनिटी अपनी जगह। जिम कॉलिन एक बहुत बड़े ऑथर हुए, 2 किताबें लिखी, गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट। उन्होंने अपनी किताब में 2 ही कहा है कि जो अच्छे लीडर हैं उनमें 2 क्वालिटी हैं, वन इज ह्यूमैनिटी एंड वन इज कंसिस्टेंसी। एक अच्छे लीडर की पहचान ये है कि ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं आज आपसे बात करूं और मैं आपका दिल ही नहीं छू पाया, तो क्या मजा है? याद ही नहीं रखेगा ना इंसान, भूल जाएगा उसको। सो मुझे लगता है कि, और स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन है, क्या है स्कूल एजुकेशन और जो कोचिंग सेंटर का एजुकेशन में, यही तो फर्क है। कोचिंग का एजुकेशन का टीचर जो है वो नंबर्स के लिए पढ़ाता है, करेक्ट, और जो स्कूल का टीचर वो आत्मा से पढ़ाता है, बिल्कुल इंसान बना रहा है वो। उसको सारे बच्चों का पता है, इसका पेट कब दुखा है, इसके घर में कैसी है, माँ कैसी है, पिता कैसे है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कोचिंग वाले को पता है कि मार्क्स कैसे आएंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम में, नहीं, वो तो 5 बच्चे चूज करता है और वो 5 पे मेहनत करता है। सो मुझे लगता है कि इस एज में आके तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीखने का, काम करने का अब मौका है। अच्छा, ड्रोन वाला वेंचर बताओ ना थोड़ा सा, क्या एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ, अभी किस स्टेज पे है, क्या क्या आप कर रहे हो? सो यू नो, आई वाज वर्किंग फॉर, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि आप एग्रीकल्चर पे काम करिए। तो चूंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, तब मुझे पहली बार पता लगा कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है। एक किसान को 5 घंटे लगते हैं दवाई छिड़कने के लिए। तो मैंने इन वन ऑफ माई मीटिंग आई टोल्ड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की सर ड्रोन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे आईटी के बच्चों ने कहा कि सर ड्रोन इजराइल वगैरह में यूज बहुत हो रहे हैं,
तो हमने फिर ड्रोन पे काम करना, मैंने जो है हमारे मनसुख भाई मांडविया जी फर्टिलाइजर मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप ड्रोन का डेमो करिए। तो मैंने 1 अक्टूबर 2027 को 21 में 2021 में भावनगर में उनके यहाँ स्प्रे करा ड्रोन से, जिसके बारे में पीएम मोदी साहब ने मन की बात में मेरा जिक्र किया 7 अक्टूबर 2021 को, और कहा कि ड्रोन ऐसा है, एंड वी बिकेम नेशनल हीरो ऑन ड्रोन्स, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ड्रोन। सो वी मैन्युफैक्चर स्मॉल टू लार्ज साइज ड्रोन। वी आर नोन फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन। सो एग्रीकल्चर ड्रोन से क्या होता है, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन से खाली 10 लीटर लगता है। नाइस। 1 एकड़ को स्प्रे करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, ड्रोन में खाली 5 मिनट लगते हैं। भारत में 57,000 फार्मर डाइड ड्यू टू स्नेक बाइट्स इन फार्मलैंड। सारा सॉल्व हो जाएगा। और दुनिया में 4 लाख लोग भारत में बीमार होते हैं दवाई को सूंघने से, तो ड्रोन ये बचाता है। तो देन वी गॉट इनटू मिलिट्री ड्रोन्स, वी गॉट इनटू पुलिसिंग ड्रोन। हम फिशरीज में काम करते हैं, और बच्चों के लिए पढ़ाई बच्चों के लिए हमारे पास करिकुलम है जो कि स्कूल्स में चलते हैं, क्लास 5th से क्लास 12 तक के। फिर फोटोग्राफी के ड्रोन्स बनते हैं, मिलिट्री के लिए रेस्क्यू ड्रोन्स बनते हैं। हमने अभी छत्तीसगढ़ में 14 जान बचाई कि जब लोग बाढ़ में बह रहे थे तो हमने पैराशूट राइट उनको पकड़ाया ड्रोन के माध्यम से। सो दे वर एबल टू सेव देयर लाइफ। फूड पैकेट जो है जब आप फ्लाइट से डालते हैं तो खाली 10% नीचे पहुंचते हैं, बिल्कुल। ड्रोन से 100% फूड पैकेट जो है आपके इसमें आते हैं। सो गॉड इज काइंड इनफ, काम करते करते जो है मेरा बेटा और बेटी हैं वो ड्रोन को देखते हैं। वी गॉट अफेक्टेड फरीदाबाद, एंड खूब अच्छी दया है। सो मुझे लगता है स्कूल को बहुत आगे आना चाहिए। आई एम रेडी टू हेल्प एनी स्कूल इफ दे वांट एनी हेल्प फ्रॉम अस। We can give them all the guidance. We have all the courses. We got all the curriculums. We'll teach their children. We'll ignite them. Yeah. I'm thinking कि हम तो अपने जो हमारी astronomy labs है उसमें include कर लेंगे drones, So because we have been thinking about aero modeling and drones. So we have all the ready-made program with us, sir. And we got brilliant children. As I'm talking to you, our course is already running in so many schools. And we can do the hand holding. So we can collaborate on this. अच्छा रहेगा ये करेंगे। अच्छा, सो अब फिनिश करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस छोटे छोटे और हैं। अब जैसे आप तो डायरेक्टली करते ही हैं, काउंसलिंग गाइड करते हैं, क्या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पेरेंट्स हेल्प ले सकें इजीली, मतलब पढ़ सकें कुछ ट्रेड्स के बारे में, ताकि वो अपने बच्चों को ठीक से गाइड कर सकें, पेरेंटिंग कर सकें? Yes, we have all the information on our website. अच्छा, वेबसाइट they can read there, they can contact us, they can talk to us one-to-one, on Zoom, on personal meeting, and so many parents come to us all the time. Okay. From all different parts of India. पेरेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स बता दो 2-3, मतलब क्या क्या चीजें अगर करियर से रिलेटेड, जैसे पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा वरीड होते हैं इन चीजों को लेकर के, और मुझे मतलब मैंने कई बार बात की है इस बारे में कि पेरेंटिंग जो है ना, वो पेरेंट पढ़ करके नहीं बन रहा है पेरेंट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है कि इसका तो कोर्स होना चाहिए कि पहले यूनिवर्सिटी जा करके डिग्री लेनी चाहिए पेरेंट बनने से पहले, फिर पेरेंट बनना चाहिए, ताकि वो ठीक से वो कॉन्फ्लिक्ट ही ना आए, वो बच्चे को जब मैं पेरेंटिंग मीटिंग में जाता हूँ तो मुझे कहता है कि बच्चों को गाइडेंस की कम जरूरत है, हाँ पेरेंट्स को ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स के लिए सबसे बड़ा डूज एंड डोंट ये है, वो ज्ञान मत दें, सुने बच्चों की। मुझे लगता है आज का पेरेंट सुनना नहीं चाहता है, और मुझे लगता है कि आज का पेरेंट बहुत एक्सपेक्ट करने लगा है बच्चों से। आई फील दिस आल्सो रॉन्ग। कंपैरिजन है ना। अलाउ हिम टू स्पीक, अलाउ हिम टू कम टू यू, अलाउ हिम टू टॉक टू यू, अलाउ हिम टू, सो दैट ही कैन कम एंड शेयर हिज इमोशंस, शेयर हिज फीलिंग्स विद यू। आपने दुख पाया, आपने तकलीफ पाई, आपने टफ टाइम देखा, वो आपका लक था। वो सोने की चम्मच से पैदा हुई, ये उसका लक है। आप अपने लक को उस पर मत थोपिए। पेरेंट दिन भर सुनाता रहता है, मैंने इतनी मुश्किल करी, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना करा। भाई वो आपका भाग्य था, आपने सब मेहनत करके 25, 30, 40 साल के अंदर सब कुछ वेल सेटल किया। अब वो बच्चे का भाग्य है कि अच्छे घर में पैदा हुआ, और आप उसकी बात सुनेंगे तो शायद आपको बेटर कॉन्फिडेंस आएगा। वो अपनी बात क्यों बाजार में शेयर करना चाहेगा? दे विल शेयर इट विद यू। करेक्ट। पर आप सुनना ही नहीं चाहोगे तो आपसे क्यों सुनेगा वो? एंड दैट इज हाउ द डिफरेंस कम्स इन बिटवीन। सो मुझे लगता है पेरेंटिंग का पहला मंत्र, बी ए गुड लिसनर।
एक मैसेज एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए डूज है, एंड डोंट्स वाला है कि क्या डूज चीज। एंड डोंट में बहुत सिंपल है, हम्म, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। हम्म, 95% इज एग्जीक्यूशन, ओनली 5% इज प्लानिंग। आप 95% प्लानिंग पे काम करते हैं और 5% एग्जीक्यूशन पे करते हैं, विच इज रॉन्ग। बिजनेस की जितनी फाइन इंटीग्रिटी है सर, उस पे काम करिए एंड आपको मजा आएगा। टीचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीचर भी अगेन एक पेरेंट की तरह ही है, मुझे लेकिन लगता है बड़ा टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि किसी टीचर ने बचपन में बच्चों को कहा कि हम गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, वो जिंदगी भर अहमदाबाद मानेगा, ना कि गांधीनगर। तो मुझे अभी तो ये मैं जानता हूँ कि गांधीनगर है, अभी आपने बोला तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया तो अहमदाबाद ही तो है। अरे नहीं, गांधीनगर है। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि जो बच्चे को टीचर ने पढ़ाया वो उसको जीवन भर कैरी करता है। सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज डू योर होमवर्क वेल। हर क्लास में जाने से पहले, इफ आई गो फॉर अ ट्रेनिंग और इफ आई गो फॉर अ कोचिंग, इफ आई गो फॉर अ सेशन, आई प्रिपेयर माई सेल्फ। करेक्ट। चाहे भले उस सब्जेक्ट को मैंने 100 बार पढ़ा है, बट मुझे तो आपका होमवर्क करना बहुत ग्रांटेड नहीं लेना है उसको। यू डोंट टेक योर टीचिंग फॉर ग्रांटेड कि मैं 30 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। बाबा 30 साल पहले अलग था, आज अलग है। अच्छा, आप बहुत रीडिंग करते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और आई ऑल्सो लाइक रीडिंग। और तो मैं जानना चाहूँगा कुछ सजेशंस बुक के, एंड अगेन बिकॉज यू वर्क विद पेरेंट्स, यू वर्क विद टीचर्स, एंड यू ऑल्सो यू वर्क विद स्टूडेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। सो जैसे लेट्स से 2 बुक सबके लिए अगर आप बता दें कि तो एक सबको गाइडेंस मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी कि कहाँ से। तो मुझे लगता है पेरेंट के लिए अगर कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहें तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। यस नेपोलियन हिल, यस ये बहुत अच्छी वेरी किताब नाइस। ये तो सबके लिए अच्छी है, मतलब ये सबको ही पढ़नी चाहिए एक बार, और बहुत इजी रीड भी है। एक मुझे लगता है टीचर्स के लिए एक खास किताब है, इट सेज एवरीवन कम्युनिकेट्स ओनली फ्यू कनेक्ट्स। एवरीवन कम्युनिकेट्स ओनली फ्यू कनेक्ट्स। किसकी है? मतलब दिन भर हम हजारों लोगों से बात करते हैं, पर कनेक्ट किसी किसी से होते हैं। जिससे आप कनेक्ट होते हैं उसी से आप संबंध रह पाते हैं। तो जॉन सी मैक्सवेल जी की बहुत ही बेहतरीन किताब है। और मुझे लगता है जो यूथ है उसको डेल कार्नेगी की बुक पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैं भी यही बोलता हूँ कि पहली बुक ये पढ़ लो आप। हाँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन, सिंपल लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता। और इतनी पुरानी बुक है, और लेकिन आप पढ़ोगे तो सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा है उसमें कि आज भी काम आएगा, वो आज भी एप्लीकेबल है, सारे प्रिंसिपल्स, इतने पुराने प्रिंसिपल्स। तो सर मैं आपके माध्यम से लास्ट में एक मैसेज ये देना चाहता हूँ जी कि देयर आर मैन मेड रूल्स, MAN मेड रूल्स, एंड देयर आर माइंड मेड रूल्स, MIND मेड रूल्स। मैन मेड रूल्स कैन बी चेंज, माइंड मेड रूल्स कैन नॉट बी चेंज। सो यदि आपके जहन ने, आपके दिमाग ने, आपके ब्रेन में यदि कोई चीज घर कर गई है वो कभी नहीं बदलेगी। सो व्हेनेवर यू मेक रूल्स फॉर योर माइंड, बी केयरफुल। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड गॉड ब्लेस यू।